हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो कक्षा 8 विज्ञान के लिए है। ये वीडियो विज्ञान का अध्याय 6 यानी जंतुओं में जनन से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से पूरे अध्याय को हम बारीकी से और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जनन क्या है। सभी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं ताकि पृथ्वी पर उस प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी जीव अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करते रहते हैं। कारण क्या है कि हर जीव की जिंदा रहने की एक समय अवधि होती है और इस प्रकार जब वे अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते रहते हैं तो पृथ्वी पर उस प्रजाति का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है। इसी प्रक्रम को जनन कहा जाता है। जीव की उत्तरजीविता के लिए जनन आवश्यक है क्योंकि इस क्रिया के द्वारा जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। अब जानेंगे जनन की विधियां। जीवों में जनन की दो विधियां होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें लैंगिक जनन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि बहुत से ऐसे जीव हैं जिसमें अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रकार जीवों में जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब हम लैंगिक जनन की बात करेंगे। लैंगिक जनन में किसी प्रजाति के नर और मादा आपस में भाग लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया कि जनन एक ऐसा जैविक प्रक्रम है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। अब लैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें उस प्रजाति के नर और मादा आपस में भाग लेते हैं। जब तक नर और मादा आपस में भाग नहीं लेंगे जनन की क्रिया नहीं हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें उस प्रजाति के नर और मादा आपस में भाग लेते हैं। लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर एवं मादा जनन अंग होते हैं। चूंकि लैंगिक जनन जो होते हैं ये जंतुओं में भी पाए जा सकते हैं और पौधों में भी पाए जा सकते हैं। पौधों की अगर बात की जाए तो पौधों में फूल जो होते हैं ये जनन अंग होते हैं। फूल में नर जनन अंग होते हैं और मादा जनन अंग भी होते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं। जनन अंग युग्मक यानी गैमेट्स का निर्माण करते हैं। चूंकि लैंगिक जनन की क्रिया में क्या होता है कि नर जो होते हैं ये नर युग्मक उत्पन्न करते हैं और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। ये युग्मक क्या होते हैं? ये युग्मक छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो जनन के लिए उत्तरदायी होते हैं और यही कोशिकाएं बाद में जनन में भाग लेती है और नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तत्काल हमें यह जानना है कि जनन अंग जो होते हैं ये युग्मक का निर्माण करते हैं। नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर युग्मनज यानी जायगोट बनाते हैं। लैंगिक जनन की क्रिया में क्या होता है कि नर और मादा आपस में भाग लेते हैं। नर जो होते हैं वे भी अपना युग्मक बनाते हैं और मादा भी अपना युग्मक बनाते हैं और ये दोनों युग्मक आपस में मिलकर एक हो जाते हैं जिनसे हम संलयन कहते हैं। और इसी प्रकार ये दोनों युग्मक आपस में संलयित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं जिन्हें हम युग्मनज यानी जायगोट कहते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। वह जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। यानी लैंगिक जनन की परिभाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। अब हम मानव जनन तंत्र पर एक नजर डालेंगे। सबसे पहले हम नर जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। मानव नर जनन अंग। नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला है एक जोड़ा वृषण यानी टेस्टिस,
एक जोड़ा शुक्राणु नलिका यानी स्पर्म डक्ट्स और एक शिश्न यानी लिंग। मनुष्यों में जो नर जनन तंत्र होते हैं इसमें मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। इनमें एक जोड़ा वृषण होता है, एक जोड़ा शुक्राणु नलिका होता है और एक शिश्न यानी लिंग होता है। इस चित्र में मानव के नर जनन अंग को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं मानव में नर जनन अंग में सबसे महत्वपूर्ण अंग है वृषण। मानव में एक जोड़ा वृषण होता है और यह काफी महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि मनुष्यों में शुक्राणु का निर्माण वृषण में ही होता है। इसके बाद नर जनन अंग में एक जोड़ा शुक्राणु नलिका होता है जिसे स्पष्ट रूप से इस चित्र में देखा जा सकता है। इसके साथ एक शिश्न यानी लिंग भी होता है नर जनन अंग में। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु यानी स्पर्म्स कहते हैं। मनुष्यों में वृषण बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और यह नर में पाया जाता है। यह अंग नर युग्मक का उत्पादन करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। वृषण जो होते हैं ये 2-4 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होते हैं जिसमें एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। चित्र में शुक्राणु को दर्शाया गया है। मानव शुक्राणु की आकृति इसी प्रकार होती है। मानव शुक्राणु में एक सिर, एक मध्य भाग और एक लंबी पूंछ होती है। वास्तव में शुक्राणु एकल कोशिका होती है। शुक्राणु क्या है? ये एक तरह की कोशिका है, लेकिन यह कोशिका दूसरे कोशिका से अलग होती है क्योंकि इसमें एक लंबी पूंछ पाई जाती है। और देखा जाए तो ये जो है ये पूरी संरचना वास्तव में एक कोशिका ही है। अब हम पढ़ेंगे मानव मादा जनन अंग के बारे में। मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। मानव में मादा जनन अंग की अगर बात की जाए तो इसमें एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरीज होती है, एक जोड़ी अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब्स होती है और एक गर्भाशय यानी यूटेरस होता है। मनुष्यों में मादा जनन तंत्र में एक जोड़ा अंडाशय होता है, एक जोड़ा अंडवाहिनी और एक गर्भाशय होता है। इस चित्र में मादा जनन अंग को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इस चित्र में एक जोड़ा अंडाशय है, एक जोड़ा अंडवाहिनी और एक गर्भाशय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्यों में मुख्य रूप से 3 मादा जनन अंग है। उनमें से पहला है एक जोड़ा अंडाशय, दूसरा है एक जोड़ा अंडवाहिनी और एक गर्भाशय। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिससे अंडाणु या डिंब कहते हैं। पहले हमने क्या चर्चा किया कि नर जो होते हैं यह नर युग्मक उत्पन्न करते हैं और यह नर युग्मक वृषण के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक इसी प्रकार मादा में अंडाशय जो होते हैं ये मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु यानी डिंब कहा जाता है। स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु यानी डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। हमने पहले क्या पढ़ा कि नर का जो वृषण होता है यह लाखों की संख्या में शुक्राणु का उत्पादन करते हैं, लेकिन ऐसा स्थिति स्त्रियों में नहीं होता है। स्त्रियों में क्या होता है, दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय 1 महीना में केवल एक ही अंडाणु का निर्मोचन करते हैं और यह निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। स्त्रियों के लिए गर्भाशय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि इसी अंग में शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। जैसा हमने देखा कि शुक्राणु एकल कोशिका है यानी एक कोशिकीय संरचना है, ठीक उसी प्रकार अंडाणु भी एक कोशिकीय संरचना है। इस चित्र में मानव अंडाणु को दर्शाया गया है। मानव अंडाणु गोलाकार होता है।
हमने देखा कि नर का जो युग्मक है यानी शुक्राणु होता है यह लंबी होती है और उसमें एक लंबी पूंछ होती है, लेकिन मानव अंडाणु में ऐसा नहीं होता। मानव अंडाणु एक गोलाकार संरचना है और यह एक कोशिकीय संरचना है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। अब हम समझेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता क्या है। जनन पराक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया कि लैंगिक जनन की स्थिति में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, जिससे हम संलयन कहते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। चूंकि लाखों की संख्या में शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं मादा जनन अंग में, लेकिन इन लाखों शुक्राणुओं में से केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलते हैं यानी संलयित होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। जनन की क्रिया में जब एक शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर संलयित होते हैं तो इसी प्रक्रम को ही निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस चित्र में निषेचन प्रक्रम को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं एक अंडाणु पर बहुत से शुक्राणु आकर मिलते हैं, लेकिन इन बहुतों शुक्राणुओं में से केवल एक शुक्राणु ही इसको फर्टिलाइज यानी निषेचित कर पाते हैं और ये अंदर तक पहुंच जाते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। जब निषेचन होता है तो एक शुक्राणु और एक अंडाणु आपस में संलयित हो जाते हैं और इस संलयन के परिणाम स्वरूप वे दोनों आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, यानी केवल एक कोशिका का ही निर्माण करते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के परिणाम स्वरूप जो कोशिका का निर्माण होता है उसे युग्मनज कहा जाता है। इस चित्र में युग्मनज को दर्शाया गया है। जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु आपस में मिलते हैं यानी संलयित होते हैं तो मिलने के परिणाम स्वरूप ये दोनों आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और दोनों की जो केंद्रक होती हैं दोनों की केंद्रक भी आपस में मिल जाते हैं और एक संलयित केंद्रक का निर्माण करते हैं। यही युग्मनज विकसित होकर एक संपूर्ण जीव बनाता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी मां के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। इस प्रकार संतान में कुछ लक्षण अपने माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो संतान होते हैं उनमें कुछ लक्षण अपने माता से आता है, जबकि कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होकर आता है। कारण क्या है कि निषेचन के प्रक्रम में स्त्री का अंडाणु और नर का शुक्राणु आपस में मिलते हैं। शुक्राणु में और अंडाणु में कुछ लक्षण छिपे हुए होते हैं और इन्हीं के कारण जो संतान होते हैं उनमें माता के लक्षण भी होते हैं और पिता के लक्षण भी होते हैं। अब हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। क्या होता है आंतरिक निषेचन? कुछ जीवों में निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि निषेचन में क्या होता है कि मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में संलयित होते हैं और संलयन होने के इसी प्रक्रम को ही निषेचन कहा जाता है। चूंकि ये मादा युग्मक और नर युग्मक जो संलयन होते हैं, अगर यह मादा के शरीर के अंदर होता है तो इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन किस प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं? इसके उदाहरण है मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। इस तरह के जीवों में जो निषेचन होता है वह मादा के शरीर के अंदर होता है, इसीलिए इससे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आइए चर्चा करते हैं परखनली शिशु क्या होता है। कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है।
ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। शुक्राणु का जो मार्ग होता है वह स्त्री की अंडवाहिनी होती है, यानी स्त्री की अंडवाहिनी से होते हुए ही शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं और उसे निषेचित कर देते हैं। लेकिन कुछ स्त्रियों में यह अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके कारण ऐसी स्त्रियां जो होती हैं कभी शिशु उत्पन्न नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में निषेचन के लिए डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। ऐसी स्त्री को मां बनाने के उद्देश्य से डॉक्टर क्या करते हैं, ताजा अंडाणु लेते हैं स्त्री से और नर से ताजा शुक्राणु लेते हैं और इन्हें कृत्रिम वातावरण में यानी प्रयोगशाला में रखकर एक दूसरे के साथ मिलाते हैं कुछ घंटों के लिए। इस प्रकार के निषेचन को आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर इन विट्रो निषेचन, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कहते हैं। इस तरह से डॉक्टर जो है अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलाते हैं और यह मिलाने की प्रक्रिया जो होती है यह परखनली में होता है, यानी यह कृत्रिम वातावरण में होता है। इस तरह के निषेचन को आईवीएफ यानी इन विट्रो निषेचन कहा जाता है, जो कि शरीर के बाहर होता है कृत्रिम रूप से। युग्मनस को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे मादा के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को लेकर जब निषेचन की प्रक्रिया कृत्रिम वातावरण में कर लेते हैं तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनस बनता है और इस युग्मनस को लगभग एक सप्ताह तक कृत्रिम वातावरण में ही यानी मादा के शरीर के बाहर ही विकसित किया जाता है परखनली में। उसके बाद यानी एक सप्ताह के बाद डॉक्टर क्या करते हैं, माता के गर्भाशय में इसे स्थापित कर देते हैं। गर्भाशय में इसका पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाह्य निषेचन के बारे में। आंतरिक निषेचन के बारे में हमने क्या सीखा कि निषेचन की प्रक्रिया जब मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। लेकिन कुछ जीवों में निषेचन की यह जो प्रक्रिया होती है यह मादा के शरीर के बाहर होते हैं, इसीलिए इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसका उदाहरण है मेंढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि। इस तरह के जंतु में जो नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं ये आपस में मिलकर संलयित जो होते हैं ये मादा के शरीर के बाहर होते हैं, इसीलिए इस तरह के जीवों में बाह्य निषेचन होता है। जब नर तथा मादा मेंढक एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। बरसात के दिन में क्या होते हैं कि नर और मादा मेंढक एक साथ पानी में आते हैं और ऐसी स्थिति में जो मादा मेंढक होती है वे सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। इनके अंडे में मुर्गी के अंडे की तरह कवच नहीं होते तथा ये बहुत कोमल होते हैं। जेली की परत इन अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। इस चित्र में मेंढक के अंडे को दर्शाया गया है। मेंढक पानी में सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है और ये सारे अंडे जेली के परत द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरता रहता है और अंडाणु के साथ संलयन करता है। इस प्रकार निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। अब अगला टॉपिक है भ्रूण का परिवर्धन। नर और मादा युग्मक के निषेचन से युग्मनस बनता है जो विकसित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण क्या होता है? सबसे पहले होता क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं जिससे युग्मनस बनता है और यही युग्मनस धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं।
युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। युग्मनज एक कोशिकीय संरचना होता है, लेकिन यह लगातार विभाजित करता है और यह विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। कोशिकाएं विभिन्न समूहों में विशिष्टीकृत हो जाती है तथा ऊतकों और अंगों का निर्माण करती है। इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। गर्भ क्या होता है? मादा के शरीर में भ्रूण का लगातार विकास होता रहता है और विकास होने के दरमियान एक अवस्था ऐसी आती है जब भ्रूण के सभी अंग स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, कान, नाक इत्यादि। तो उस अवस्था को गर्भ कहा जाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु यह बच्चे को जन्म नहीं देती है। मुर्गी में जो निषेचन की क्रिया होती है यह मादा के शरीर के अंदर होता है, अर्थात इसमें आंतरिक निषेचन होता है, परंतु यह बच्चे को जन्म नहीं देती, यह अंडे देती है। मुर्गी में निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। ऊष्मायन के लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है। अक्सर देखा जाता है कि अंडे देने के पश्चात मुर्गी अंडों के ऊपर जाकर बैठती है। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि अंडों को ऊष्मा दिया जा सके, जिससे अंडों से स्वस्थ चूजे का विकास हो सके। अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। वैसे जंतु जिसमें बाह्य निषेचन होता है, यानी निषेचन की क्रिया होती है, वह मादा के शरीर के बाहर होता है। ऐसे जंतुओं में भ्रूण का जो विकास होता है वह मादा के शरीर के बाहर ही होता है। अब हम चर्चा करेंगे जरायुज एवं अंडभरजक जंतु क्या होते हैं। कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देती है, जबकि कुछ अन्य अंडे देती है जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। बहुत से ऐसे जंतु हैं जो एक विकसित शिशु को जन्म देती है, लेकिन बहुत से ऐसे जंतु भी हैं जो शिशु को नहीं बल्कि अंडे देती है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देती है जरायुज जंतु कहलाते हैं। इसका उदाहरण है मनुष्य, हाथी, बाघ इत्यादि। परंतु वे जंतु जो अंडे देती हैं उन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं, जैसे कि मुर्गी, छिपकली, पक्षी, तितली इत्यादि। शिशु से वयस्क जनन क्रिया के दौरान अपने जीवन चक्र में जंतु शिशु से वयस्क में परिवर्तित होते हैं। एक नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी वृद्धि करते हैं और वयस्क बन जाते हैं। कुछ जंतुओं में नवजात वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। अगर आप उदाहरण लें मनुष्य का, तो आप क्या पाएंगे कि मनुष्य के जो नवजात शिशु होते हैं वे एक वयस्क मनुष्य की शारीरिक संरचना से मिलते जुलते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे जंतु हैं जिनमें नवजात जो होते हैं ये वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। इसको समझने के लिए आप उदाहरण ले सकते हैं रेशम कीट का। रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है वह इस प्रकार होता है। रेशम कीट सबसे पहले अंडा देती है। अंडा के प्रस्फुटन के बाद लार्वा निकलता है।
लार्वा फिर बाद में प्यूपा में परिवर्तित होती है और यह बाद में वयस्क बन जाते हैं। इसी प्रकार यदि मेढक के जीवन चक्र को देखा जाए तो आप देखेंगे कि एक वयस्क मादा मेढक अंडे देती है। अंडे से टैडपोल बनता है और इस टैडपोल में एक लंबी पूंछ होती है जो इससे तैरने में मदद करती है। एक वयस्क मेढक में पूंछ नहीं होती है लेकिन एक टैडपोल में पूंछ होती है, यानी टैडपोल की शारीरिक संरचना एक वयस्क मेढक की शारीरिक संरचना से बिल्कुल ही भिन्न होता है। यह टैडपोल बाद में वृद्धि करके वयस्क बन जाते हैं। इस प्रकार मेढक का जीवन चक्र चलते रहता है। तो हम लिख सकते हैं मेढक अंडे देती है, अंडे से टैडपोल यानी लार्वा बनता है जो बाद में वयस्क में परिवर्तित हो जाती है। टैडपोल वयस्क मेढक से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाते हैं जो छलांग लगा सकता है। इस प्रकार टैडपोल का कुछ विशेष शारीरिक परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरित को कायांतरण कहते हैं। टैडपोल जो होता है इसमें एक लंबी पूंछ होती है जो इससे पानी में तैरने में मदद करती है, लेकिन वयस्क मेढक में ऐसा कोई पूंछ नहीं हो सकता, लेकिन वयस्क मेढक छलांग लगा सकती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो टैडपोल होते हैं उसका शारीरिक संरचना एक वयस्क मेढक से बिल्कुल ही भिन्न होता है। इस प्रकार इसके जीवन चक्र में क्या होता है कि टैडपोल की शारीरिक संरचना में परिवर्तन होकर यह एक वयस्क मेढक में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार शारीरिक रूपांतरण होता है जिससे कायांतरण कहते हैं। परंतु मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। अब हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन का ऐसा प्रकार जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक ही जनक यानी केवल एक ही जीव जनन की क्रिया में भाग लेते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं। इससे पहले लैंगिक जनन में हमने पढ़ा कि नर और मादा दो जीव भाग लेते हैं जनन के कार्य में, लेकिन अलैंगिक जनन इससे अलग है। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं जनन की क्रिया में और नए जीव को जन्म देता है। हाइड्रा, अमीबा जैसे कुछ जंतु अलैंगिक जनन द्वारा नए जीव उत्पन्न करते हैं। अगर आप अलैंगिक जनन का उदाहरण देखना चाहेंगे तो आप हाइड्रा के जनन को देख सकते हैं या फिर अमीबा के जनन को देख सकते हैं। इस चित्र में हाइड्रा के अलैंगिक जनन को दर्शाया गया है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, अर्थात इस जनन की क्रिया में केवल एक ही हाइड्रा भाग लेते हैं और हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वह मुकुलन विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन कैसे होता है आप इस चित्र में समझ सकते हैं। सबसे पहले हाइड्रा के शरीर में एक छोटी सी उभार यानी छोटी सी संरचना विकसित होती है। यह संरचना धीरे धीरे वृद्धि करते रहता है और बाद में यह छोटी सी संरचना वृद्धि करके एक हाइड्रा जैसा रूप ग्रहण कर लेता है। बाद में यह अपने जनक से अलग होकर एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। इस प्रकार हाइड्रा में एक जीव से दूसरे या फिर तीसरे जीव की उत्पत्ति होती है, यानी यह अपने जीवों की संख्या में वृद्धि करती है। इस प्रकार का जो जनन होता है हाइड्रा में उससे हम मुकुलन विधि द्वारा जनन कहते हैं। हाइड्रा अत्यंत छोटे जलीय जीव है। इसके शरीर में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। इन संरचनाओं को मुकुल कहा जाता है, जैसा कि हमने चित्र में देखा। यह मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है और अंततः जनक हाइड्रा से अलग होकर एक नए जीव बन जाता है। हाइड्रा में इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन का उदाहरण आप अमीबा में भी देख सकते हैं। अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, जो कि अलैंगिक विधि का एक प्रकार है। वास्तव में होता क्या है, अमीबा का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है। यह कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है।
सबसे पहले कोशिका का जो केंद्रक होता है यह विभाजित होकर दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। बाद में कोशिका भी दो टुकड़ों में बढ़ जाती है और दो नए संतति का जन्म देती है, यानी दो नए अमीबा का जन्म होता है। इस प्रकार एक अमीबा से दो अमीबा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के विधि जो होता है इसी को कहा जाता है द्विखंडन, यानी अमीबा का द्विखंडन होता है। अमीबा एक कोशिक जलीय जीव है। अमीबा का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है और यह एक जलीय जीव है। जनन का प्रथम चरण में अमीबा के केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में विभाजित होकर अलग हो जाती है। प्रत्येक नई कोशिका में अपना अपना केंद्रक होता है। इस प्रकार एक जनक कोशिका दो नए अमीबा में बदल जाती है। जनन की इस विधि को द्विखंडन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे अध्याय को बारीकी से और विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।